तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का जनरल अवेयरनेस की बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों वाली क्लास में, जो एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए और सबको काउंट करना है कि आपका 50 में से कितना करेक्ट हो रहा है। दोस्तों फटाफट जुड़िए और अपने दोस्तों को क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी साथी कमेंट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल जुड़ते चलेंगे और अपने दोस्तों को एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, खाली स्थान न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। आपको नाम बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सिरिमाओ भंडार नायके। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और वह दुनिया में भी पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गर्व उनको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1960 के दौरान इनको श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, सभी साथी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। सभी साथी आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और डायरेक्ट ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। याद रखेंगे दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने स्वतंत्रता के बाद एक आंदोलन चलाया था जिसको कहा जाता है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, और भूदान आंदोलन में इन्होंने बहुत सारे गरीबों की मदद की, इसीलिए इनको 1958 में जा करके रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1958 के दौरान। और 1983 में दोस्तों 1983 में इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया इनके आंदोलन के कारण। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है, तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 7। नेपाल को 7 प्रांतों में यानी 7 राज्यों में बांटा गया है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेपाल की राजधानी काठमांडू आपको याद ही है। अगला क्वेश्चन, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। एक सामान्य बैटरी के अंदर कौन सा रसायन होता है, फटाफट आंसर कर दीजिए। कई बार इसको भी मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सामान्य बैटरी के अंदर इसी को भरा जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाली खाली स्थान देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। कहाँ की? पाकिस्तान की, श्रीलंका की, भूटान की, नेपाल की। जानकू आंसर करेंगे। तो जानकू से हमको कैसे याद रखना है, जानकी जी भी कहा जाता है, वह नेपाल से थी। तो जानकी जी यानी सीता जी कहाँ से, नेपाल से थी। तो जानकू जीवन के उत्सव के रूप में जो मनाए जाने वाली अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है दोस्तों, यह नेपाल देश की एक अनूठी प्रथा है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पादप मांसाहारी पादप हैं। आंसर करेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, वीनस बटरफ्लाई, या इसी को वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह एक मांसाहारी पादप होता है जो कीट भक्षी होता है, जो कीटों को खा लेता है। आपने पढ़ा होगा कीट भक्षी पौधों के बारे में। जैसे यूपी टेट के एग्जाम में एक बार आया था और सुपर टेट में भी आया था कि कीट भक्षी मतलब ये जो नेपैंथिस बोला जाता है, नेपैंथिस कैसा पौधा है, तो नेपैंथिस एक कीट भक्षी पौधा है ना। तो उसी तरह से ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। चलो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, ये हमारी भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश का
याद रखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में इसी को लैटिट्यूड कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? आंसर कर देंगे। और आप देख ही रहे हो कि अभी कुछ ही दिनों पहले नेपाल ने भारत के कुछ हिस्से को अपना बता दिया था, तो नेपाल के भी भाई मन उसका भी डोल रहा है, बम 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 बोल रहा है। लेकिन आपको जानना है कि नेपाल देश के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। और याद रखेंगे इनका जो शासनकाल रहा है ना दोस्तों, नेपाल के ये राजा थे, इनका शासनकाल था 1743 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक यह नेपाल के राजा के रूप में ये थे, और इन्हीं को नेपाल का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? ये आंसर करेंगे, कितने कैनाइन दांत एक मानव के पास है, एक मनुष्य के पास है, आपके पास कितने हैं? बिल्कुल फटाफट आंसर करिए। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत हैं? तो बिल्कुल 4 हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे, इसी को कैनाइन को हिंदी में ना रदनक बोला जाता है, रदनक दांत है ना, तो याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बिजी पोर्ट बंदरगाह का नाम बताना है। आंसर करेंगे सभी लोग, सभी के आंसर बिल्कुल अभी तक तो मैं करेक्ट देख रहा हूं, आपको काउंट करने हैं कि आपके आंसर कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, कराची बंदरगाह। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? कराची बंदरगाह है, और यह अरब सागर में है। किस में है दोस्तों? अरब सागर में यह खुलता है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। पाकिस्तान का लगभग 60% जो भार है बंदरगाह का, वो कराची बंदरगाह अकेले झेलता है। और आपने हाल ही न्यूज में देखा होगा कि कराची बंदरगाह, कराची एयरपोर्ट के पास एक प्लेन क्रैश हो गया था, बहुत दुखद दृश्य था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मधुमक्षिकाओं की कार्यकी में तीसरी अवस्था कौन सी है? ध्यान देना, निम्नलिखित में से मधुमक्षिकाओं की कार्यकी में तीसरी अवस्था, मतलब एक मधुमक्खी जब अंडे में रहती है तो वो इसका स्टेज होता है बूढ़ा होने तक का, जैसे मानव का है कि पहले बच्चा आता है फिर वो यौन में होता है, ऐसे करके उसी तरह से इसका भी पूछा गया है। तो जान लेना दोस्तों, मधुमक्खी की कार्यकी की जो तीसरी अवस्था होती है उसको कहते हैं प्यूपा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो मधुमक्खी से सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? याद रखेंगे, अंडा आता है। क्या आता है? अंडा। अंडा के बाद आता है दोस्तों लार्वा। अंडा के बाद क्या आता है? उसका लार्वा। उसके बाद कहते हैं प्यूपा, और उसके बाद होती है वयस्क मधुमक्खी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्यूपा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ध्यान देना, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? फटाफट आंसर करिए। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, गोल्फ। पुट शब्द का उपयोग गोल्फ खेल में किया जाता है, याद रखेंगे। इसका तात्पर्य होता है एक हल्के स्ट्रोक वाली गोल्फ की गेंद को हिट करने वाला, जो डंडा आप देखते हो ना जिससे वो लोग हिट करते हैं, उसी को पुट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यह गोल्फ खेल का एक शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HSRA कहा जाता था, का गठन खाली स्थान वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। बताना है HSRA का गठन कब किया गया। इसकी मैंने इतनी जबरदस्त कहानी आपको बताई है ना कि आप सुन करके गदगद हो जाओगे। इसी संस्था ने काकोरी कांड को भी अंजाम दिया था, ट्रेन कांड जो हुआ था उसी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था 1928 में। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का जो संघर्ष चल रहा था उसी समय उसको समाप्त करने के लिए
अक्टूबर 1924 में एक संगठन बना था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह वाला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में HRA कहा जाता था। तो इसी HRA को बाद में बदल करके HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था 1928 के दौरान। आज़ाद जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका बहुत अच्छा इसमें सुझाव रहा है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बांग्लादेश की संसद में, तो आप जानते हो दोस्तों, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। तो बताइए उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है तो हमको जानना अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 350। ध्यान देना, बांग्लादेश की संसद में कुल सदस्यों की संख्या है 350। तो इस 350 में से 300 लोगों का तो निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन इसमें से 50 महिलाओं का जो सीट है वो हमेशा के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिग्ये वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था? बताएंगे किस वर्ष इन्होंने, इस राजा ने सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1972 में जो भूटान के चौथे राजा थे जिग्मे सिग्ये वांगचुक, इन्होंने सकल प्रसन्नता सूचकांक को बताया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1972। 1920 का खिलाफ आंदोलन, जिसको आप खिलाफत आंदोलन कहते हैं, खाली स्थान के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। ए मिस्र, बी अफगानिस्तान, सी इराक और डी तुर्की। तो जान लेंगे और आंसर आप कमेंट करिए, मैं सबके आंसर देख रहा हूं। देखिए 1920 में जो खिलाफ आंदोलन, इसी को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, जिसको अली बंधुओं ने शुरू किया था। तो यह एक धार्मिक आंदोलन था, पहले तो ये बात आपको समझना है। और इसको शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि तुर्की जो देश है ना दोस्तों, यहाँ पर एक खलीफा का इस्लाम धर्म में पद हुआ करता था, उसी को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। किस पद को दोस्तों? खलीफा के पद को अंग्रेजों ने तुर्की में समाप्त कर दिया था। उसी का विरोध करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने 1919 और 1920 के दौरान भारत में एक आंदोलन चलाया, जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अली बंधुओं ने शुरू किया था। तो तुर्की में के खिलाफ किए गए अन्याय के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। इसका आज़ादी से कम लेना देना था, परंतु महात्मा गांधी ने बाद में चल करके खिलाफत आंदोलन को और असहयोग आंदोलन को एक ही में मिला करके इसको भी स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में उजागर कर दिया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आर्थिक शब्दावली में मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा आशय क्या है? इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर देंगे सभी साथी। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, पुनर्विक्रय अथवा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के मध्य वस्तुओं का विक्रय, इसी को कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? सभी साथी फटाफट आंसर करिए। मदर टेरेसा का जन्म पूछा गया है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को महात्मा गांधी का जन्म नहीं याद होगा, मदर टेरेसा का जन्मदिन आप क्या बताएंगे? फिर भी जान लेना है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 26 अगस्त 1910। 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ है। और आपको पता है ना, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना इन्होंने की थी। बहुत ही अच्छी महिला थी, स्वयंसेवी बोल सकते हैं इनको, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ना डायरेक्ट ये पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? एक दिन मैंने अभी कल ही के क्वेश्चन में इसको मैंने करवाया था। हाइबरनेशन क्या है मैंने बताया था ना दोस्तों, हाइबरनेशन। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखेंगे, जो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो शीतकाल में यानी सर्दियों के मौसम में
कम अपचय यानी गतिविधियों की स्थिति के कारण वो सो जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं, ताकि कम सोएंगे तो हमारा जो ऊर्जा है यह बचा रहेगा, उसी को हाइबरनेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति यानी कम खाते पीते हैं, ज्यादा सोते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? आंसर कर दीजिए सभी साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, पश्तून जनजाति। पश्तून जो जनजाति है दोस्तों, याद रखेंगे यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र आता है इसी में रहती है। मुख्यतः यह हिंदकुश जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसी में निवास करती है, और इसका एक नृत्य है जिसका नाम है वजीरी नृत्य। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा बताना है आपको, फटाफट आंसर कर देंगे सभी साथी। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिगेल। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है रिगेल तारा। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी साथी। याद रखेंगे हमारी पृथ्वी से यह लगभग 800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम, तो बिल्कुल दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी हम लोग खट्टे फलों से प्राप्त करते हैं, और इसका जो लोकप्रिय नाम है, रासायनिक नाम है, वो है विटामिन सी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? कौन सा अल्प विकसित अंग है? ऐसा अंग जिसका विकास नहीं मतलब कम हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अल्प विकसित अंग है। अल्प विकसित अंग किसे कहते हैं? तो मानव शरीर में ऐसे अंग जिनका अब वर्तमान में कोई काम नहीं है और अपशिष्ट रूप में वो हमारे शरीर में उग जाते हैं, तो आपने सुना होगा अपेंडिक्स बढ़ गया है तो उसका ऑपरेशन भी होता है, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा था? ध्यान देना, चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 के दौरान बिहार के चंपारण में 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया था, तो उसमें कौन से नेता नहीं थे? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और ब्रिज किशोर प्रसाद और महात्मा गांधी, ये सभी लोग चंपारण में सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरदार पटेल का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लाई हरोबा, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। लाई हरोबा लोक नृत्य जो शैली है यह मणिपुर की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। मैंने लोक नृत्यों का ट्रिक वाला वीडियो आपको बनाकर दे दिया है, उसमें सभी राज्यों के लगभग लोक नृत्यों को मैंने ट्रिक के माध्यम से कवर कराया है। तो यहाँ पर जो ऊपर आई बटन दिख रहा है ये आपको, इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट में भी जा करके उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत विस्तृत मैंने उसको पढ़ाया दोस्तों, एक बार जरूर देखना। अशोक के नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी क्या कहलाते थे? अशोक मौर्य वंश का महान राजा जिसने धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए थे उनको क्या कहा जाता था? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, धम्म महामात्य कहते थे। धम्म महामात्य क्या करता था? उसके राज्य में घूम घूम कर देखता था कि कौन व्यक्ति धम्म के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा बैंक दर तय की जाती है? बैंक दर कौन सी एजेंसी तय करती है? फटाफट आंसर कर दीजिए सभी साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको कहते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यही बैंक दर तय करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी साथी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
कई बार डायरेक्ट एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? चलो आंसर कर दो सभी साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1992 में। रियो डी जेनेरियो किस देश में है दोस्तों? तो यह ब्राजील का एक बड़ा शहर है। तो यहीं पर पृथ्वी सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जितने भी मुद्दे जुड़े हुए हैं इन पर विचार विमर्श करना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1992 में। अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं? भीमसेन जोशी का नाम सुना है क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक। पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक के गायन ये एक कलाकार थे। और बेसिकली अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने कौन सा गायन किया है? तो ख्याल गायन। ख्याल गायन से यह जुड़े हुए थे। कर्नाटक के प्रसिद्ध ये ख्याल गायक थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। 1998 के दौरान इनको संगीत नाट्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था और 2009 में तो इनको भारत रत्न भी दे दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है? मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है तो क्या होता है दोस्तों? तो जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होने लगता है, लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है, इसीलिए हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? बताइए, हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो फटाफट बता दीजिए कौन सी भाषा नहीं है। बहुत आसान है, ऑप्शन देख लीजिए, बहुत आसान है। तो बिल्कुल दोस्तों, फारसी। हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से फारसी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में तो बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधिकार क्षेत्र में कौन सा नहीं है? आंसर कर दीजिए तो फटाफट। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वित्तीय। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इसका अधिकार क्षेत्र वित्त से इसका कोई लेना देना नहीं है, पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार इसके पास है, मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई कर सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ये सब इसके पास अधिकार हैं, परंतु वित्तीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन, पानी का परागण दर खाली स्थान मिट्टी में सबसे कम है। पानी का परागण दर किस मिट्टी में सबसे कम होता है? फटाफट आंसर करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चीका मिट्टी, जिसको क्ले मिट्टी कहा जाता है। तो पानी का परागण दर चीका मिट्टी में सबसे कम है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो क्ले मिट्टी होती है ना, यह बारीक कणों वाली प्राकृतिक मिट्टी होती है और इसका जो कण होता है छोटा छोटा, यह लगभग 5 माइक्रोन के बराबर होता है। अत्यंत बारीक कण होने के कारण इसमें पानी का परागण बहुत कम होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? कई बार आपने पढ़ा होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार फलाने को मिला है, चीने को मिला है, तो बता दीजिए बस ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारी 8वीं अनुसूची में मैंने अभी जो बताया कि 22 भाषाएं शामिल हैं, इन्हीं 22 भाषाओं का आगे बढ़ाने के लिए साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बुनियादी समूह का सदस्य नहीं है? बुनियादी समूह का मतलब है बेसिक ग्रुप का हिस्सा कौन सा देश नहीं है?
एक आपने सुना होगा बेसिक ग्रुप है, जिसको बुनियादी समूह कहा जाता है, बेसिक ग्रुप कहा जाता है। तो देखो बेसिक ग्रुप में 4 देश शामिल हैं, तो पहले समझना है कौन कौन से 4 देश हैं। तो ब्राजील शामिल है, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका शामिल है, उसके बाद शामिल है आपका भारत और शामिल है चीन। तो कौन सा देश यहाँ पर शामिल नहीं होगा दोस्तों? तो केन्या। तो जो बेसिक ग्रुप है इसमें 4 देश हैं। कौन कौन से 4 हैं? तो ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, चीन है और हमारा प्यारा भारत है, परंतु केन्या इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बेसिक ये जो 4 देशों का समूह है इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 2009 में किया गया था। और ये क्या करता है? तो इन 4 देशों में जो पर्यावरण के मुद्दे हैं इन्हीं पर चर्चा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो इसके दौरान कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़ दिया गया? तो बिल्कुल दोस्तों अनुच्छेद 21A या 21 क बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी को जोड़ा गया था और इसका अर्थ होता है शिक्षा का अधिकार। और किसको? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वह कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 21A में लिखा गया है, 21 क में लिखा गया है। कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? ध्यान देना, विश्व विरासत स्थल है, यानी इसको यूनेस्को ने भी अपनी सूची में शामिल किया है। तो कौन सा है दोस्तों? हम्पी। आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी, है ना? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो यह बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाने वाला शहर हुआ करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, खाली स्थान शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फटाफट बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी के कमेंट बिल्कुल मैं देख रहा हूं, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने 1875 के दौरान 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने इसलिए चलाया था क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे यह हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म में चले गए थे, दूसरे धर्मों में चले गए थे। तो उन्हीं को वापस लाने के लिए, हिंदू धर्म में पुनः वापस लाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। याद रखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नागार्जुन सागर बांध खाली स्थान नदी के पर बनाया गया है। मतलब नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? फटाफट सभी साथी आंसर कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे याद रखना है, नागा अर्जुन यानी आपने देखा होगा, अगर कृष्ण लीला आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण की लीलाओं को आपने देखा होगा, तो कृष्ण भगवान एक बार नदी में से एक गेंद को लेकर के नाग के ऊपर से निकलकर बाहर आए थे। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों? कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग एकदम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? जातक कथाएं, ऑप्शन ए लिंगायत, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म और डी बुद्ध धर्म। तो बिल्कुल दोस्तों जातक कथाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? बुद्ध धर्म से यानी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान एक बैंक खाते या एक वित्तीय संस्था में जमा राशि को संदर्भित करता है जिनमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है। क्या? फटाफट आंसर कर दीजिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर किसका आंसर करेक्ट आता है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान जमा। देखो वर्तमान जमा एक बैंक खाते या एक वित्तीय संस्था में जमा वह धनराशि है जिसकी कोई तिथि नहीं होती। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज
इतिहास का बेहतरीन प्रश्न एक यह है, आंसर कर दीजिए। तो दोस्तों गोल गुंबज है बीजापुर में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीजापुर का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाही, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, यूसुफ आदिल शाही के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो यूसुफ आदिल शाही का जो मकबरा है उसी को गोल गुंबज कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन ए। चलो अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार खाली स्थान की साक्षरता दर सबसे अधिक है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बहुत पुराना प्रश्न हो गया, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया। तो दोस्तों केरल की जो साक्षरता दर है वो पूरे भारत में सर्वाधिक है। और आपको जानना चाहिए कितनी है दोस्तों, तो 94%, 94% वहाँ की साक्षरता दर है। और आप देख सकते हो वर्तमान की स्थिति ये बनी हुई है कि वहाँ इतनी ज़्यादा साक्षरता दर होने के बावजूद वहाँ पर एक बेजुबान जानवर, एक हाथी को, है ना, विस्फोटक के रूप में अनानास खिला दिया गया था और उसका मृत्यु हो गया है। बहुत ही निंदनीय घटना है। केरल के लोग इतने साक्षर होकर के भी ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन, अपनी धरोहर अपनी पहचान किससे संबंधित है? ये जो पहल की गई है अपनी धरोहर अपनी पहचान, फटाफट आंसर कर दीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर करिए। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। पर्यटन मंत्रालय का यह नारा है अपनी धरोहर अपनी पहचान। कब शुरू की गई थी इस पहल को? तो 2017 में पर्यटन मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, स्थल और समुद्र के मध्य हवा खाली स्थान के कारण चलती है। बता दीजिए, स्थल और समुद्र के मध्य हवा किसके कारण चलती है? फटाफट आंसर कर देंगे, देखते हैं कितने लोगों का आंसर यहाँ पर करेक्ट आता है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संवहन के कारण चलती है। स्थल के बीच और समुद्र के बीच जो हवा चलती है यह संवहन के कारण चलती है। जब कोई तरल पदार्थ या वायु गर्म होती है तो जो इसके कण होते हैं ना, ये ऊर्ध्वाधर आगे पीछे होने लगते हैं, है ना, इसी को संवहन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर है? कितने गीगाबाइट बराबर एक पेटाबाइट के बराबर होता है? चलो आंसर कर दो सभी लोग, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। एक गीगाबाइट यहाँ पर, है ना, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो कैसे, एक गीगाबाइट का मतलब होता है, एक गीगाबाइट का मतलब होता है 2424 गुणे 2424, सॉरी देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, 1024 गुणे 1024 गीगाबाइट एक पेटाबाइट का मतलब होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक पेटाबाइट मतलब बराबर हो जाएगा 1024 गुणे 1024 गीगाबाइट, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 101 को बाइनरी में परिवर्तित करें। अब तो ये तो क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर होगा। तो आप सॉल्व करते रहना, यहाँ पर मैं आंसर आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक जो दशमलव संख्या 101 को यदि आप बाइनरी में बदलोगे ना तो वो किसके बराबर होगा? 1100101 के बराबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता ही है कि बाइनरी में केवल 0 और 1 को 1 को ही लिया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु होता है? एकदम मजेदार प्रश्न, एकदम मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट। तो बिल्कुल दोस्तों बताएंगे, सभी लोग कमेंट करिए। एलिसा टेस्ट का उपयोग जो है यह एड्स रोग के पहचान करने के लिए किया जाता है। एड्स एंटीबॉडीज़ को पहचाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कृषक दिवस मनाया जाता है, कई बार मैंने कराया है कृषक दिवस। तो बिल्कुल दोस्तों 23 दिसंबर को, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृषक दिवस 23 दिसंबर को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, लेअप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा है? ध्यान देना, लेअप शब्द, तो लेअप शब्द जुड़ा है दोस्तों बास्केटबॉल से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब आप
बास्केटबॉल को बिल्कुल जमीन से, गेंद को, जो बास्केटबॉल में जो गेंद होती है उसको बिल्कुल जमीन से उछाल करके और उस बास्केट में डाल देते हैं, 2 अंक इसके लिए मिलता है, उसी को लेअप कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आई होप आप बिल्कुल एंजॉय किए होंगे इस क्लास को। तो सभी लोग फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और रोज आपको शाम को 7 बजे जबरदस्त जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलती है, तो जुड़ा करिए। और अभी आपको 8 बजे नीतीश सर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की रचना वाली क्लास करवाई जाएगी। रचना और रचनाकार की क्लास होने वाली है, तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा। और रात 9 बजे आपको आज पर्यावरण की क्लास दी जाएगी दोस्तों। बिल्कुल हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण की क्लास करवाने वाली हैं अंजलि मैम, तो जरूर जुड़िएगा सभी क्लास से। थैंक यू सो मच, सभी को गुड नाइट। मिलते हैं कल पुनः शाम को 7 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल।